हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुप्रेप विद करिश्मा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। इन्हीं सेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे विच इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एंड देन जो हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक रहेगा विच इज़ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आपने इस चैप्टर में दो टर्म्स बहुत बार सुनोगे विच इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इन टॉपिक्स को ना अच्छे से समझ लेते हैं, इन टर्म्स को, ताकि हमें आसानी हो चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को फैसिलिटेट करता है कि वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का किसी भी सोसाइटी में फैसिलिटेट कर सकें। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको बताऊं, इसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर कि आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को या सेलिंग प्रोसेस को कर पा रहे हो। एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो आपस में मिल पा रहे हैं और एक सेलर अपने प्रोडक्ट को, अपने कंज्यूमर को प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम, जिस जगह पे ये सिस्टम पूरा होता है, उसी सिस्टम को, उस एरिया को हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो देखिए, जब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जो ये सारी एक्टिविटी उस एरिया में करी जा रही हैं, तो दो तरीके की हो सकती हैं। एक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो उसका मतलब होता है ऐसे काम करना जिससे आपको इनकम मिले, इनकम आप जनरेट करो। और वहीं पर जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसका मतलब होता है कि आप काम तो कर रहे हो बट उससे आपको कोई भी मनी जनरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, तो उसके लिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप ट्यूशन पढ़ाते हो एंड आपके पास दो बैचेस आते हैं, बैच 1 एंड बैच 2। तो बैच 1 में आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं आप उनसे फ़ीस लेते हो, बट वहीं पर बैच 2 में आप फ़ीस नहीं लेते हो। तो जो बैच 1 से आप जो वो इनकम आप जनरेट कर रहे हो एक्टिविटी करके, उसको हम बोलेंगे कि आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं बैच 2 की, तो वहाँ आप एक्टिविटी कर रहे हो बट आपको कोई इनकम नहीं मिल रहा है, तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी को ना हमने डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा हुआ है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, वर्किंग कंडीशन एंड ओनरशिप। तो जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, तो वहाँ पर हमारे पास 3 आते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तब हमारे पास 2 आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तब भी हमारे पास 2 आते हैं, विच इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उनका नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। जब भी हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं ना, वो आपके नेचर के साथ एसोसिएट होते हैं। यानी कि कभी भी आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी दिख रही है जिसमें कि नेचर इन्वॉल्व है या एसोसिएट है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। उसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसी प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल्स के लिए आप फिशिंग को, एग्रीकल्चर को, डेयरी को, माइनिंग को, इन सब को आप ले सकते हो एज एग्जाम्पल। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसके, जैसे किसान खेती करता है, ठीक है, गेहूँ उगाता है, और तो ये सारे लोग जो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली आपका, इस सेकेंडरी सेक्टर में ना आप क्या करते हो कि प्राइमरी में आपको रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। अब आप इसको प्रोसेस कहाँ करोगे? आप इसे फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करोगे या फिर आप इंडस्ट्री में करोगे, करेक्ट। तो इसी रीज़न की वजह से सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे कि आपका जो कॉटन है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, बट वहीं से उसी कॉटन से आप क्या करोगे? थ्रेड वगैरह बना रहे होगे, राइट। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया कि जब भी हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कि आप एक रॉ मटेरियल से एक फाइनल गुड या सेमी फिनिश गुड बनाते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है टर्शरी सेक्टर। जैसे टर्शरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, यानी कि हेल्पिंग सेक्टर भी आप इसे बोल सकते हो। ये सेक्टर ना सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये सारे काम कौन करता है? टर्शरी सेक्टर करता है।
एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये सारी एक्टिविटी वो इसलिए करता है ताकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, करेक्ट। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं वो पैसे मैनेज करते हैं, टीचर्स जो होती हैं वो स्टूडेंट को पढ़ाती हैं। तो चलिए अब हम एक बार ना डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंस क्या है। टर्शरी सेक्टर तो हम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि वो सर्विस सेक्टर है, ठीक है। बट एक बार प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। बट जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इट प्रोसेसेस द नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शुगर बनानी है, तो शुगर जब मुझे बनानी है तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, शुगर केन चाहिए होगा। तो जो शुगर केन है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। और वहीं पर उस शुगर केन को जब मैं प्रोसेस करूँगी तब जाकर मुझे एक शुगर मिलती है, करेक्ट। और वो शुगर मुझे कहाँ से मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर से। सो इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड। फिनिश गुड तो हो गया कि मेरा उसने क्या बना दी, चीनी बना दी। अब सेमी फिनिश गुड का मतलब है कि क्या पता मुझे आगे जाकर कोई केक बनाना है, केक इज माई फाइनल प्रोडक्ट, तो उसमें मुझे चीनी का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब वहाँ चीनी मेरी फाइनल गुड नहीं होगी, तब वो मेरी एक सेमी फिनिश्ड या इंटरमीडिएट गुड होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर पे हमारी कोई भी एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं होती। बट वहीं पर जब हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी में डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसका जो सारा रॉ मटेरियल होता है वो तो प्राइमरी सेक्टर से आता है ना। सो दैट्स वाई। फोर्थ पढ़ते हैं, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट्स एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। यानी कि अगर किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी इकोनॉमी में अगर लोग इस सेक्टर में ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, इसके अंदर ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो यानी कि उस कंट्री की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर इंडिकेट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी। बट वहीं पर जब हम बात करते हैं कि एक शिफ्ट है, पहले आप प्राइमरी में थे फिर आप सेकेंडरी में शिफ्ट हो रहे हो, तो वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी को दर्शाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। So the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people are working in each sector। यानी कि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लोग हर एक सेक्टर में काम करते हैं, करेक्ट। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। अब देखिए, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बात करते हैं तीनों सेक्टर की, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक सेक्टर का ज़्यादा डोमिनेंस हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार हम एक एक करके और अच्छे से इनको समझते हैं कि अगर हमें कोई भी गुड बनाना है, जो भी हमारा फाइनल गुड होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम तो रॉ मटेरियल का मतलब होता है कोई भी बेसिक प्रोडक्ट जो कि आप प्रोड्यूस करते हो ताकि आप इंटरमीडिएट गुड या फिर फाइनल गुड को बना सको, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉटन का। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट गुड की बात करी तो आप उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कॉटन यार्न का, ठीक है। और जब मैं फाइनल गुड की बात कर रही हूँ तो आपने क्या करा, आपने एक रेडीमेड कॉटन शर्ट बनाई। जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट अब उस रेडीमेड कॉटन शर्ट को यूज़ कर सकता है। आप एक बार ये एग्जाम्पल याद कर लो। अगर इसी में मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो हम शुगर केन का ले सकते हैं। जैसे शुगर केन है वो हमारा क्या एक रॉ मटेरियल है। वहीं पर जब हम बात करें इंटरमीडिएट गुड की, तो मान लीजिए मैं कह रही हूँ शुगर केन जूस, जो कि शुगर बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, करेक्ट। पहले जूस बनता है उसके बाद आपकी शुगर बनती है। तो जो शुगर केन जूस है वो क्या है, मेरा एक इंटरमीडिएट गुड है। और फाइनल गुड क्या होगा, मेरा पैकेट ऑफ शुगर। तो ये मेरा यहाँ पर मटेरियल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर हमने इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं। सर्विसेज जो होती है हमारी बेसिकली दो तरीके की होती है, हमें समझ में आया। एक तो होती है हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और एक होती है हमारी इंटरमीडिएट गुड एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी हमें समझ में आ गया, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, और इंटरमीडिएट गुड हो गया जो कि आगे फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो गुड्स यूज़ करे जाते हैं, सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, उनको हम इंटरमीडिएट गुड एंड सर्विसेज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक बार देखते हैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं फाइनल गुड की, तो दीज आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइनल गुड्स है तो फाइनल कंजप्शन के यूज़ के लिए होता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो यूज़ करे जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि आगे भी उनका जो प्रोडक्शन होगा उसमें उसको यूज़ किया जाएगा। फाइनल गुड की बात करें, दे आर रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स की, यानी कि उसको फाइनल जो आपका यूज़र है उसको यूज़ कर सकता है। वहीं पर इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो फाइनल यूज़र यूज़ नहीं करता है। फाइनल गुड्स की बात करें
तो दे आर मेड अप यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स। वो कैसे बनते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करके ही बनते हैं। बट जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं उनमें क्या यूज़ किया जाता है? रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो फाइनल गुड होता है आपका उसको हम फिनिश गुड कहते हैं, बट जो आपका इंटरमीडिएट गुड होता है उसको हम अनफिनिश गुड कहते हैं। फाइनल गुड को जो है हम जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड को आप कैलकुलेट नहीं करते हो। एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो केक है वो 500 का, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने उसको 800 वाला केक लिया। अब 800 केक जो आपने लिया था तो उसमें उन्होंने सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करी होंगी ना, कि उन्होंने कितना रॉ मटेरियल लगाया, उसके बाद लेबर का लगाया होगा, एवरीथिंग वो जो लगाते हैं, उसके बाद उन्होंने आपको दिया होगा, करेक्ट। तो आपने तो ऐसा नहीं करा होगा ना कि आपने 800 प्लस समथिंग और दिया होगा, ऐसा तो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले से इंक्लूड होती हैं। सो यहाँ पर इन्होंने इसलिए लिखा है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पर हम फाइनल गुड की करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड की नहीं करते हैं। दे आर नॉट कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी अभी हमने इतनी बात करी, जीडीपी, अब हम उससे समझते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। चलिए, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैं आपको समझाती हूँ। तो जब भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनका जब हम टोटल करते हैं तीनों सेक्टर को मिलाकर, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एक बार हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। यानी कि जो आपकी फाइनल गुड की जो वैल्यू है, जो गुड एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, हर एक सेक्टर में जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में जितनी आपकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, इट प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो उस सेक्टर के पूरे टोटल प्रोडक्शन को ये आपको बताता है। यू नो जानते हैं, तो डिड यू नो में बोला है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो हमारा जीडीपी को मेजर करने का जो टास्क होता है वो किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को। वो क्या करती है, जो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, इंडियन स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के, उनके हेल्प से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? कि कितना गुड एंड सर्विसेज जो है वो टोटल प्रोड्यूस हुआ है, और उसके हेल्प से देन वो हमें एस्टिमेट करते कि हमारा कितना जीडीपी बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन जीडीपी, कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हमारी जीडीपी में। सबसे पहले हम बात करने वाले पास्ट की। तो पहले ना प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादा लोग खेती में काम करते थे, ठीक है। जैसे भारत पहले ना कृषि प्रधान देश था, आपने सुना होगा। तो हिस्टोरिकल चेंजेस का मतलब है कि हर कोई भी आप कंट्री देख लो, वो ना एक सीक्वेंस से चलती है। पहले उन्होंने प्राइमरी में ज़्यादा फोकस करा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, हर कोई ऐसे ही चलता है। तो सबसे पहले जो हमारा देश भी था, वो सबसे पहले क्या था? प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा फोकस था। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हम किस में फोकस्ड होते हैं? एग्रीकल्चर में, करेक्ट। तो इंडिया भी पहले बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस था। एज अ मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई और मॉडर्निटी आती रही, तो वैसे ही हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बदलाव हुआ, और वो भी क्या होने लग गया? और प्रॉस्परस होने लग गया। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, दे आवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। तो अब क्या, अब लोग जो हैं वो और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। पहले तो प्राइमरी एक्टिविटी करते थे, बट उनको लगा कि नहीं भाई, अब इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो फिर क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स वाली जो हमारे काम होते थे वो उनमें चले गए। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मेनी टाइम्स, बिसाइड देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एक्सेट्रा। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मेनी टाइम बिसाइड देयर वर ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड एक्सेट्रा। यानी कि बाइंग और सेलिंग जो थी वो बहुत बार जो थी वो बड़ी थी, यानी कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, आर्मी भी थी, सब भी थी। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were employed in this sector. यानी कि इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर इस वाले सेक्टर से हम क्या प्रोड्यूस करते थे? जो गुड्स होते थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, एंड सेक्टर में जो लोग थे वो एम्प्लॉयड थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया, ठीक है। उसमें हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ, नए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री खुले, ठीक है। जैसे कि आपने कॉटन टेक्सटाइल पढ़ा होगा, कॉटन टेक्सटाइल जो इंडिया में ओपन हुई थी। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, विद द न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। पीपल हु वर्क ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर। जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे वो बड़े नंबर में फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। अब यहाँ पर वो लोग जो काम करते थे ना, पीपल बिगिन टू यूज़ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, और जो लोग थे वो फैक्ट्री के बने हुए जो प्रोडक्ट थे उनको यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि वो जो सामान होता था वो चीप होता था, सस्ता होता था। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो ग्रेजुअली फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, एक तो प्रोडक्शन के हिसाब से भी,
क्योंकि वो प्रोडक्शन वहीं से हो रहा था, सबका लोग वहीं का सामान खरीद रहे थे, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्योंकि ज़्यादातर लोग का प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर आ रहे थे। अब हम बात करने वाले टर्शरी सेक्टर, जो कि आज का समय टर्शरी सेक्टर ना सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सारी जगहों पे अब टर्शरी सेक्टर है। पास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, वो सेकेंडरी सेक्टर से अब टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं। द टर्शरी सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे पहले क्या था, सेकेंडरी सेक्टर था, बट अब की अगर हम बात करें तो अब टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के टर्म्स में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। एंड आजकल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो टर्शरी। सो अब यहाँ पर हम एक चीज़ जानने वाले हैं, हमने इन तीनों को जाना कि हमारे प्राइमरी में कैसा हुआ, सेकेंडरी में कैसा हुआ और टर्शरी में कैसा हुआ। अब यहाँ पर हमको एक उन्होंने ना ग्राफ दे रखा है। अब आप इस ग्राफ में देखो 73 से 74 तक आपको दिखेगा कि जो हमारा सेकेंडरी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ठीक है, एंड जो हमारा प्राइमरी था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, करेक्ट। एंड वहीं पर जब हम 13-14 की बात करते हैं तो वहाँ आप देखो कि सर्विस सेक्टर में कितना ज़्यादा वो ग्रो हुआ है। बट वहीं पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो पहले से, जैसे पहले वो ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा टर्शरी सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रो कर रहा है, कैसे वो राइज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि टर्शरी सेक्टर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि टर्शरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। बट अब ये जानना जरूरी है इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रीज़न है वो है हमारा इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंक्रीज। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। यानी कि जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर हमारे को क्या देता है, इट प्रोवाइड्स अस बेसिक सर्विसेज। और कोई भी कंट्री जब भी डेवलप्ड होती है तो उतनी ही ज़्यादा उसको बेसिक सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, करेक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दी ज़्यादा बेसिक सर्विसेज, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप्ड होती रहेगी वैसे वैसे इन चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। अब ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ होंगी तो टर्शरी सेक्टर की या टर्शरी की हमें और ज़रूरत होगी। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी वो चीज़ ग्रो करते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ का जो पूरा का पूरा वे है जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो वो अच्छे से वहाँ तक तो वो चीज़ जा नहीं पाएगी, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, दिक्कतें होंगी, बेकार खाना मिलेगा, करेक्ट। तो इसीलिए हमने बोला है कि ये जो हमारा टर्शरी सेक्टर है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का ही डेवलपमेंट कराता है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, करेक्ट, तो उससे क्या होगा, हम इन सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। तीसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं इंक्रीज इन इनकम लेवल। यानी कि जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की तो वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना लोगों का, उसको बढ़ा देता है। जैसे हमने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पहले 5 रुपये में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, करेक्ट। बट अब के टाइम पे ऐसा नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर वो क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड फोर्थ रीज़न इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कोडिंग हो गया, या फिर आपका यूट्यूब हो गया, या फिर आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली चीज़ें हो गई, ये जो टेक्नोलॉजी AI हो गया, ये सारी चीज़ें अब बहुत चल रही हैं। पहले के टाइम पे तो ये 20 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट अब ये नई नई जो चीज़ें हैं, नई नई जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये अब आ रही हैं। और ये सब किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का। तो यहाँ से चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए पहले तो मैंने आपको बोला कि हर एक सेक्टर, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ये जो तीनों है ये करेक्ट इक्वली ग्रो नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला था कि टर्शरी सेक्टर हो रहा है। बट अगर मैं अब ये बोलूँ आपको, ये जो टर्शरी सर्विस सेक्टर जो ये भी इक्वली ग्रो नहीं हो रहा है। एंड इसका रीज़न ये है कि जब भी हम टर्शरी या सर्विस सेक्टर की बात करते हैं ना, तो इसमें भी ना 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो होते हैं आपकी लो पेइंग सर्विस और एक होती है आपकी हाई पेइंग सर्विस, ठीक है। लो पेइंग सर्विस या प्रोफेशन में आपके प्लम्बर, कॉबलर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सब लोग आते हैं। और जब मैं हाई पेइंग सर्विस की बात कर रही हूँ ना, तो उसमें आपके इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, डॉक्टर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ये लो पेइंग है ना, ये हमारे सर्विस सेक्टर में काम तो करें, बट इनको इतनी ज़्यादा ना तनख्वाह नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा इनको वेजेस या सैलरी नहीं मिल रही है। बट जो हाई पेइंग है, दे आर गेटिंग इट, ठीक है। तो विच सर्विस सेक्टर्स इज ग्रोइंग, सर्विस दैट इज एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल, ठीक है। एंड सो विच सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग, लार्ज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट एम्प्लॉय स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these service because no alternative opportunities for work are available to them. तो
तो यहाँ से हमें तो समझ में आ गया कि सर्विस सेक्टर के भी अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी उतनी अच्छी जो सैलरी या वेजेस है वो नहीं मिल रहे हैं। अब हमारे पास ये 2 ग्राफ्स हैं और हम एक एक करके इन ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ 3 बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमें ना सबसे पहले शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, यानी कि हमें बता रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी जो हमारी है, जो हमारे तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज में कितने लोग काम करते थे। 72 से 73 में तो अगर हम देखें तो हमारे प्राइमरी में 74 लोग काम करते थे, बट वहीं पर 2011-12 में वो 49 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में वो पहले 11 लोग थे जो कि बाद में कितने हो गए, 24 हो गए। वहीं पर अगर हम बात करें तो पहले सर्विस सेक्टर में 15 लोग थे और वो आगे जाकर 27 हो गए। तो यहाँ से अगर हम इसको पूरा समझने की कोशिश करें तो हमें ये क्लियर होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है, दोनों में अगर हम देखें, दोनों ईयर्स में अगर हम इवेल्युएट करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में। बट उसके बाद भी प्राइमरी सेक्टर पहले की कंपैरिजन में कम हो गया है। करेक्ट, दोनों टाइम उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स थे, लेकिन उनका जो टोटल प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो उतना नहीं आया। वहीं पर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की तो सेकेंडरी सेक्टर पहले 11 था, ठीक है, फिर उसके बाद 24 हुआ और वहाँ पर हमें एक चेंज, एक ग्रोथ दिख रही है और वैसी ही ग्रोथ हमको सर्विस सेक्टर में भी यहाँ देखने को मिली। करेक्ट, कि अगर हम बात करें 1973 और 1974 की तो वहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। करेक्ट, और सेकेंडरी भी बड़ा है, बट उतना हमारा प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है। तो अब हमें जानना है कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा वर्कर होने के बावजूद भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द आंसर टू इस क्वेश्चन इज कि जब हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वहाँ पर जो वर्कर्स है ना वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि उनके पास काम नहीं है। इवन इफ वी मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि ज़रूरत सिर्फ 3-4 लोगों की है बट एग्रीकल्चर में 10-15 लोग लगे हुए हैं। एंड क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज ऑफ दी फैमिली, क्योंकि वो एक फैमिली का पार्ट है, तो वो सबके सब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में सारे लोग काम कर रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। तो यही अब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए आप इन सारे के सारे नोट्स को दोबारा से पढ़ना। अगर आपको कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।